आज हम एक समाज की बात करेंगे जिसका नाम है आर्य समाज। हम इंडियंस बड़ा प्राउड फील करते हैं जब हम कहते हैं कि हम आर्यों की संतान हैं। देखो ध्यान से, आर्य समाज, आर्यों को हम इंडिया में सबसे ये मानते हैं कि ब्रिलियंट लोग थे, बहुत एक्टिव थे और बड़े समझदार थे। तो इन आर्यों से हम अपने आप को आज तक भी जोड़ते हैं। तुमने देखा है कई जो होते हैं कम्युनिटीज़ अपने आप को लिख देते हैं कि भाई हम जो है लव वंशीय हैं, मतलब लव कुश के वंश के हैं। कोई लिख देता है हम कृष्ण वंशीय हैं। ये सब चीज़ें कहाँ से आई बेटा? इन सबसे पहले जो थे ना वो आर्य थे। जैसे आर्यों से अपने आप को हम जोड़ के मानते हैं कि हम लोग सबसे बेहतरीन लोग थे। अब ये आर्य कहाँ से आए? हम ये कहते हैं ये इंडियन थे, लेकिन मैक्स मुलर नाम के एक जर्मन इतिहासकार ने प्रूव किया कि ये आपके देश के नहीं थे, ये तो मिडिल ईस्ट से, इससे एशिया से, यानी सेंट्रल एशिया, तो इसी को बोलते हैं मध्य एशिया, यहाँ से आए थे। चलो जो भी रहा हो, हम समाज तक की बात करेंगे, वो हिस्ट्री की बात हो जाएगी। आर्य समाज बना कैसे? 1875 में एक आदमी थे जिनका नाम, फेमस आदमी थे, क्या नाम था इनका? दयानंद सरस्वती। ये स्वामी बाद में बने, असली नाम भी ये नहीं था, लेकिन फेमस जो नाम है उसी से इनको जाना जाता है, दयानंद सरस्वती। ये स्टार्टिंग से ना बेटा थोड़े घुमक्कड़ टाइप के थे, बचपन से ही जगह जगह घूमना, पहाड़ों में, नदियों में जाके मेडिटेशन करते, वहाँ बैठ के परिवार से बहुत बार दूर चले जाते, कई कई महीने की यात्राओं पे गायब। बचपन से ही इंटरेस्ट था कि भारत के इतिहास में किन लोगों ने काम किया, कैसे लोग थे, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये सब चीज़ों को जान के एनालाइज करके कहा कि इंडिया में सबसे बेस्ट लोग जो थे वो उस टाइम पर थे जब कौन सा समाज था। ये इन्हें कैसे पता? क्योंकि ये सारी बातें लिखी गई हैं हमारे वेदों में। कितने वेद हैं हमारे? हम जो ये वेद पुराण बोलते हैं ना बेटा, ये हमें बचपन से सिखाया गया। एक्चुअल में ये क्या है? वेद अलग चीज़ है और पुराण अलग चीज़ है। लेकिन हमने हमेशा अपने घरों में वेद पुराण सुना, हम वैसा ही बोलने लगे। इनमें बहुत अंतर है। वेद की संख्या है 4, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इनकी ऑथेंटिसिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हम ये मानते हैं, पूरा हिंदू समाज सनातन संस्कृति को जो मानते हैं कि ये जो लिख गया, जिसने जो लिख दिया वो परफेक्ट लिखा, इस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाता। लेकिन पुराणों की इन 18 किताबों के ऊपर बहुत लोग एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और वो कहते हैं कि इसमें लिखी बातें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखी गई हैं। जब किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा जाए तो उससे कहा जाता है अतिशय। अतिशय मतलब बढ़ा चढ़ा कर। और इसमें एक अलंकार आप बचपन में पढ़ते थे, अतिशयोक्ति, यानी बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें करना। एक्चुअल में ऐसा ही हुआ था। जब ये पुराण लिखी गई हैं तो इन पुराणों में हमारे पुराने राजाओं की पूरा जो था परिवार का ट्री, कि भाई ये कैसे था, उसका बेटा ऐसा हुआ, उसने ये किया, उसने वो किया। तो ये जो लिखने वाले लोग थे ना, पुराण जिसने काम किया, उन लोगों ने कुछ चीज़ें थोड़ी सी बढ़ा कर, थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा कर, थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया। तो इसको सब धर्म नहीं मानते। जैसे बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं वो एक क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। हम हिंदू तो मानते हैं, हम तो मत्स्य पुराण को, वेद पुराण को, जितनी ये पुराण के बाकी पार्ट्स हैं, जैसे ये है ना अपना शिव महापुराण हो गई है, इस तरह की तुमने घर में भी सुनी होंगी शब्द, हम इनको बिलीव करते हैं। लेकिन इनमें लिखी कुछ बातें बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल हैं, कि जैसे इंसान के रूप में किसी ने ऐसा किया कैसे, किसी राजा के रूप में। हाँ, वेदों के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है और हमारे जो ऐतिहासिक इतिहास में लिखे जो 4 वेद हैं ये ऑथेंटिक हैं। तो दयानंद सरस्वती जी ने ये कहा कि हम लोग वेदों में, जो वेदों का संकलन हुआ आगे जाके, इस टाइम के समाज को एक्सप्लेन किया इसने, आर्य समाज को। आर्य समाज एक्चुअली क्या था? आर्य समाज तो बाद में बना। आर्यों का टाइम पीरियड 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, ये लोग थे पुराने। फिर इनके बाद 1000 से लेके और 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले। तो जब ईसा मसीह जन्मे, जिसको पूरा यूरोप अपना भगवान मानता है, गॉड के रूप में, चर्च में तुमने देखा होगा जीसस क्राइस्ट की जो मूर्ति लगी होती है, उनके जन्म से 600 साल पहले ये सब खत्म हो गया, जिसको हम कहते हैं आर्य समाज। ये जो पुराना आर्य समाज था ना, इसके लोग थे बेटा बहुत ज़्यादा साधारण जीवन जीने वाले, अस्थायी जीवन। अपनी झोपड़ी डाली, अपनी गाय बांधी, भेड़ बकरियां बांधी, जब तक उनके चरने की जगह है तो ठीक है। जिस दिन चरने की जगह खत्म हो गई, हरी घास खत्म हो गई, अपनी वो झोपड़ी का सामान उसमें कुछ था ही नहीं, छोड़ के और थोड़ा बहुत जो अपना घर का सामान है लेके अगली नदी के तट तक पहुंच गए, जहाँ फिर से हरी घास मिलेगी। इस टाइम के लोगों में कभी भी ज़्यादा लालच नहीं था, क्योंकि लालच वो करेगा जिसके पास एक घर होगा कि मैं इस घर को पक्का कर लूँ, मैं यहाँ अपने चीज़ें जोड़ लूँ, संग्रह कर लूँ। इनको पता था कि हमारी लाइफ यहाँ 3 या 4 महीने की है, फिर हमें उठ के जाना है। तो इनके मन में कभी बहुत ज़्यादा लालच या इस तरह की ईर्ष्या ये सब नहीं था। इनकी संपत्ति पता है क्या थी इस ज़माने में? इनकी संपत्ति थी गाय। जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय हैं वो उतना अमीर है। अच्छा, गाय भी किसी एक आदमी की नहीं,
इन लोगों का समाज था कबीलाई समाज, यानी कबीले में रहा करते थे। तो उस कबीले में ना, जैसे एक कबीला है, फिर थोड़ी दूर दूसरा कबीला है, तो एक कबीला दूसरे कबीले पर अटैक करता था। मारते नहीं थे, बस उनकी गायों को चोरी कर लेते थे, गाय चुरा लाते थे। इन लोगों का सिर्फ ये डर होता था कि कोई हमारी गाय रात में खोल के ना ले जाए। इसीलिए कबीले के सबसे ताकतवर हट्टे कट्टे लड़कों को काम दिया जाता था कि तुम्हें रात भर अपनी गायों की रखवाली करनी है। जिन सारे लोगों की गाय एक जगह बनती थी ना बेटा, उन्हीं लोगों को कहते थे गोत्र। जो आज तुम ये कहते हो ना कि एक गोत्र में शादी क्यों नहीं करनी चाहिए, इसका लॉजिक ये है बेटा, इंडिया में इससे पहले गोत्र शब्द था नहीं, गौ मतलब गाय। तो जब एक कम्युनिटी के कुछ लोग जिनका उठना बैठना एक साथ, जिनका खाना पीना एक साथ, तो उस घर की बहन बेटी भी तो सबकी बहन बेटी मानी गई ना। इसीलिए एक गोत्र में शादी करना अब तक हम गलत मानते हैं, क्योंकि ये गोत्र वाले कहाँ से आए? जो एक साथ थे, जिनके सब सुख दुख साझे के थे, जिनके ऊपर अटैक हुआ तो एक के ऊपर नहीं हुआ, उस पूरी कम्युनिटी के ऊपर हुआ। 50 लोग 100 लोग इकट्ठे रहते हैं, तो वो सब अपना कहते हैं भाई हमारी गाय इकट्ठी बंधेंगी। एक एरिया डिफाइंड कर लिया, जो ये हट्स बना रखी थी अपने कबीले में, जहाँ रिहाइश उससे थोड़ी दूर 10-20 लड़के अपना रात भर उनकी केयर करते, फिर दिन में वो आराम से सोते। तो ये कहा कि हम सब एक गोत्र के हैं। एक गोत्र के लोग दूसरे गोत्र के लोगों से लड़ते क्या, गाय चुरा लाते रात में। पहले कुछ दिन देखते किस टाइम ये केयर नहीं करते हैं, किस टाइम लोग यहाँ नहीं होते हैं, वहां से चोरी करते। यहाँ से हम इंडियंस ने गोत्र शब्द सीखा कि जिन लोगों की, जिस कम्युनिटी का सुख दुख एक है, जिस कम्युनिटी की गाय एक साथ बनती थी, जिनकी रोटी एक थाली में खाते थे, तो उसमें बहन बेटी की शादी इस तरह से करना गलत माना गया। वहां से ये ट्रेंड चल पड़ा। अभी भी देखो कम्युनिटीज बहुत सारी मानती हैं, जाट कम्युनिटी में तो खासकर ना, कि जो अपनी वाइफ का लड़के की अगर माँ है और दादी है तो उसके गोत्र को देख के शादी नहीं करते हैं। उसका लॉजिक बेटा ये था। तो ये सब बातें किस समाज की थी? आर्यों की। आर्य समाज आगे बनेगा, यह आर्यों की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने देखा कि भाई बड़ा सुंदर समाज था, औरतों की बड़ी अच्छी स्थिति थी, सब कुछ ठीक ठाक था। तो फिर इन्होंने देखा कि आज के समय में, ये तो क्योंकि 1875 में काम कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि यार तुम लोग जो काम कर रहे हो, तुम्हारा तरीके सोचने का ढंग ये खराब है। तुम्हारे जो पूर्वज थे आर्य, वो बहुत बढ़िया लोग थे, उनकी सोच समझ बड़ी अच्छी थी। तो इन्होंने लोगों को एक नारा दिया कि तुम एक काम करो, वेदों की ओर लौटो, यानी वापस अपने वेदों को उठाओ, पढ़ो, तुम अपने आप को कमजोर मत समझो। इस टाइम तक बेटा इंडिया में ना हम लोगों के ऊपर अंग्रेजों ने राज कर लिया था। 1857 की क्रांति हुई थी ना, पता है ना, 57 की क्रांति, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर। तो उन सबको, वो सब तो कोई ना कोई तो वीरगति को प्राप्त हुआ, कोई देश छोड़ के भाग गया, गायब हो गया। तो उस टाइम तक आते आते हम लोगों के दिमाग पे ये छाप पड़ गई कि हम लोग कमज़ोर हैं, हम दबे हुए हैं, अंग्रेज़ राज करने के लिए पैदा हुए हैं। तो हमारे दिमाग में अंग्रेज़ों की छवि अपने से ऊपर उठ गई। तब फिर इन्होंने कहा था कि तुम कमज़ोर नहीं हो, किस चीज़ को दोबारा लौट जाओ, वेदों की तरफ, पढ़ो उठा के किताबें। जिस टाइम तुम इतने ऊपर थे, तुम्हारी सोच कितनी ऊपर थी, तब तो ये अंग्रेज़ कहीं स्टैंड भी नहीं करते थे। इस टाइम पे ना पूरे वर्ल्ड में कुछ ही कम्युनिटीज़ थी जिनमें हम टॉप कम्युनिटी में गिने जाते थे। तो इन्होंने वापस याद दिलाया इस आदमी ने कि तुम अपने आप को कमज़ोर मत समझो, वापस वेदों की ओर लौटो, उठाओ, पढ़ो। वैसा जीवन नहीं जीना, लेकिन इन किताबों को उठा के पढ़ो कि तुम्हारी लाइफ कैसी थी, तुम जिसके वंशज हो वो कितने ग्रेट थे। यहीं से फिर इन्होंने कहा कि लोगों तक पहुंचे उन लोगों की बातें। इसके लिए मैं एक समाज बनाऊंगा। कौन सा समाज? आर्य समाज ने हर गलत चीज़ का, हर दिखावट का, हर पाखंड का, मूर्ति पूजा टाइप की चीज़ों का, जो कि अति में थी, इन सब का विरोध किया और कहा कि मानवता के लिए काम करो। जो ये लोग थे ना बेटा आर्य, इन्होंने कोई मंदिर नहीं बनाया। मैंने आपको कहा इनका जीवन ही अस्थायी था, ये अपना छप्पर डाल के जीवन काटते थे। ये गाय की पूजा करते थे, देवताओं को मानते थे, लेकिन ऐसे नहीं कि भाई मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो यही बात इन्होंने कही कि आर्य समाजी बन जाओ, आर्य समाज का दोबारा से निर्माण करो। इनकी बात कुछ लोगों को बड़ी भाई और लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके लोग किस में बढ़ते चले गए? आर्य समाज।